अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड नगर निगम रुड़की में हुई आज बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया है। ऐसे ही कुछ पार्षदों पर मेयर ने शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने वाले आरोप लगाए हैं। मेयर गौरव गोयल का आरोप है कि कुछ पार्षदों के द्वारा नगर निगम के बजट के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया गया है। वहीं मेयर का आरोप है कि इन्हीं पार्षदों के द्वारा पिछली बोर्ड की बैठक में भी ऐसा ही कर शहर के विकास में बाधा बनाने का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल मेयर के द्वारा आज नगर निगम में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ पार्षदों के द्वारा हंगामा किया गया है। मेयर का आरोप है कि कुछ पार्षद शहर के विकास कार्यों में बाधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। बोर्ड बैठक में शामिल हुए कलियर विधानसभा के विधायक ने कहा कि पार्षद और मेयर का तालमेल न मिलने से शहर का विकास रुका हुआ है। मीटिंग चल रही है क्योंकि मुझे जुमा पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। मगर कुल मिलाकर जिस तरह हमारी रुड़की साफ सुथरी रुड़की थी, हमारा रुड़की नगर निगम में बजट भी काफ़ी है, तो विकास नहीं हो रहा क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्षदों और मेयर में आपसी तालमेल नहीं मिल रहा, क्योंकि आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर जो विकास का पहिया चल रहा था वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी तो यही राय है कि जो जनता पार्षद को या मेयर को या विधायक को जिताकर भेजती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस क्षेत्र में काम करें। और आज काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपस में अपने मन मुटाव बंद कर न क्षेत्र के विकास। वहीं उत्तराखंड से यह भी खबर आ रही कि जहां समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित कमेटी 6 महीने के अंदर उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी, वही कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली जबकि दूसरा देहरादून में होगा। गृह विभाग ने समान नागरिकता संहिता के लिए जस्टिस की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यों वाली कमेटी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कमेटी उत्तराखंड के सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करेगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश के लिए शनिवार से 28 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शनिवार सुबह को जारी दिन के पहले पूर्वानुमान से 29 जून को प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट के साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने का कह दिया है। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक शनिवार को बागेश्वर पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 26 जून को बागेश्वर पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की हो सकती है। कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बौछार के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 27 जून को दायरा और बढ़ेगा और नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी बारिश होगी। 28 जून को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 29 जून को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अगली खबर रुड़की से आई है। रुड़की में हुए गैंगवार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेमराजपुर गांव के पास 6 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं मृतक के सिर में धारदार हथियार और गोली लगने के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी है। रुड़की में हुए गैंगवार के बाद पुलिस ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तार के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी। शनिवार को पुलिस ने 7 नामजद समेत 25 पर हत्या का केस दर्ज किया और वहीं दूसरी ओर सिविल अस्पताल में युवक का पोस्टमार्टम हुआ। बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और दोस्त अस्पताल में इस दौरान मौजूद रहे। शुक्रवार को गैंगवार में कुछ युवकों ने एक युवक और उसके साथियों को घेर कर उन पर लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इसके बाद गोली चला दी। हमले में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। युवक के सिर में धारदार हथियार
और गोली लगने के निशान मिले, पैर पर बुरी तरह जख्मी है। काफी समय से रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र के युवक के दो गुटों में गैंगवार चली आ रही है। दोनों गुट कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। करीब 4 दिन पूर्व युवक के एक गुट ने करौंदी निवासी रोहित को घेर कर पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में तहरीर के आधार पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने दीपक निवासी प्रेमराजपुर, भगवानपुर बिक्की ठाकुर, एके सैनिक उर्फ अंकुश सैनी, पीयूष, कुणाल उर्फ बाबू, सालू और प्रशांत के अलावा 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो गया है। बीते 3 दिन से वर्षा का सिलसिला थमा हुआ है। ऐसे में तापमान भी बढ़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप, पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार भी प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि रविवार में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। इस दौरान कुमायूं में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शनिवार को भी मौसम के मिजाज में किसी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। ऐसे में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में सक्रिय होने के चलते रविवार से वर्षा के आसार बन रहे हैं। वहीं आगे उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड एक बार फिर बढ़ गई है। ऐसे में ऊर्जा निगम की बिजली कटौती कर बिजली की मांग को पूरा करना पड़ेगा। वहीं ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यूपीसीएल के उत्तर डिवीजन से जुड़े इलाकों में 25 जून से 4 जुलाई तक सुबह 9 से शाम 5 बजे के शटडाउन का शेड्यूल जारी किया है। वहीं शटडाउन के दौरान 60 से अधिक इलाकों के हजारों तह को बिजली संकट से जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस अधिकारियों के मुताबिक शटडाउन की अवधि में इन दोनों बिजली घरों में 33 केवी दूसरे सर्किट के रिकंडक्टिंग और अन्य काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज ने 4 धाम यात्रा के दौरान बगैर पंजीकरण के यात्रा करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों का पंजीकरण बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी मिल पाती है। दरअसल पर्यटन मंत्री ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य बताया है। मंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह किसी भी प्रकार की अफवाह में न आए और पंजीकरण करके ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। उन्होंने 4 धाम यात्रा के दौरान बगैर पंजीकरण के यात्रा करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों का पंजीकरण बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी मिल पाती है। वही खबर, अगली खबर है नैनीताल से। सरोवर नगरी में पर्यटकों की भीड़ खासी बढ़ गई है। शनिवार को सुबह से ही विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में नौकायन को पहुंचने वाले पर्यटकों की कतारें लगी रही। इस दौरान सैलानियों ने कोहरे के बीच मौसम का भी लुत्फ उठाया। इसके अलावा नैनीताल के अन्य पर्यटक स्थल भी सैलानियों से गुलजार हैं। बता दें कि नैनीताल में इन दिनों समर सीजन चरम पर है। इस दौरान देश दुनिया में पहुंचने वाले पर्यटकों की आमद में खासा इजाफा देखने को मिला है। हालांकि इस बीच समर सीजन का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन इन दिनों नैनीताल व आसपास के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। वीकेंड के अवसर पर शनिवार को सुबह से ही नैनीताल में पर्यटकों की खासी भीड़ रही है। इस दौरान जहां एक और वाहनों की संख्या में इजाफा होने के कारण सड़कों पर व्हीकल रेंगते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अन्य दार्शनिक स्थलों पर भी खासी भीड़ बढ़ रही है। पर्यटन कारोबारियों की माने तो यह सिलसिला रविवार को भी बरकरार रहेगा। कोरोना काल के बाद अब पर्यटन पटरी पर आने लगा है।
वहीं उस शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के नए शिक्षा सत्र से नियत वेतन पर योग प्रशिक्षक तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि योग प्रशिक्षक की नियुक्ति का अधिकार अतिथि शिक्षक की तरह संबंधित महाविद्यालयों के अध्यापकों को दिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इस साल नए शिक्षा सत्र के योग प्रशिक्षक रखे जाएंगे। 21 जून 2022 को योग को प्रशिक्षित दिलाने वाले प्रदेश के योगाचार्य निराश खबर प्रकाशित कर योग प्रशिक्षितों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद विभागीय मंत्री की ओर से सभी महाविद्यालयों में इनकी तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए शिक्षा सत्र से नए नियत वेतन पर योग प्रशिक्षक तैनात किए जाए। मंत्री ने कहा कि योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अतिथि शिक्षकों की तरह संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिया जाएगा। महाविद्यालय प्राचार्य अपने स्तर से इनकी तैनाती कर सकेंगे। बैठक में मंत्री ने यह भी कहा कि देहरादून में स्वीकृत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संशोधित डीपीआर तैयार करके इसे शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नए एक्रीडिएशन की तैयारियों की निगरानी एवं सुझाव के विभाग सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। नए एक्रीडिएशन मिलने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को यूजीसी की ओर से अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने राज्य को बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में इसी शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए राज्य स्तरीय समिति की ओर से तैयार विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के ढांचे को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। इससे पूर्व निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों एवं कुलपतियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि अन्य पाठ्यक्रम लागू करने में उनके सुझावों को भी शामिल किया जा सके। अगली खबर पिथौरागढ़ के दूरस्थ इलाकों के जहां लोग शिक्षा से वंचित रह गए। हाल ही में सीमांत जिले में एक 12 साल की लड़की की उसके परिजनों ने 2 बार शादी करा दी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने परिजनों और पति को गिरफ्तार कर लिया है। दूरस्थ इलाकों में नाबालिग लड़कियों की शादी की सबसे बड़ी वजह गरीबी और शिक्षा का अभाव ही माना जाता है। आधुनिकता के बढ़ते दौर में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जिससे पता चलता है कि अभी भी समाज का एक वर्ग मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाया है। जिले के दुर्गम इलाके में गरीबी और शिक्षा के अभाव में लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 12 साल की लड़की की 2 बार शादी का मामला सामने आते ही इस विषय पर नए सिरे से बेहद छिड़ गई है। एक और मामले में बेरीनाग में पुलिस ने समय रहते नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। वहीं ऋषिकेश के पीजीआई चंडीगढ़ की पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी सेंटर और डेली मेडिसिन विभागाध्यक्ष मीनू सिंह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश की नई निदेशक नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर मीनू सिंह ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एमबीबीएस किया है। इसके बाद पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय अमेरिका से पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी में फेलोशिप की है। मीनू सिंह वर्तमान में पीजीआई चंडीगढ़ में पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी सेंटर और टेलीमेडिसिन विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं। बाल रोग अनुसंधान के क्षेत्र में मीनू सिंह का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने खासकर टीबी, अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनकी टीबी के निदान में के लिए किए गए कार्यों के लिए कई बार केंद्रीय, राज्य और स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। मीनू सिंह ने टीबी की पहचान और संक्रमण के निदान और उपचार के प्रोटोकॉल, दवाओं की पहचान और वैक्सीनेशन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भी काम किया है। वह टीबी, अस्थमा, एलर्जी में बीसीजी टीकाकरण की भूमिका को भी लेकर आईसीएमआर का नेतृत्व करते हुए लगातार काम कर रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही।
खबर देखने लगे रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।